न्यूरोलॉजी क्या कुछ कहते हैं? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर शिशिर है। मैं मेदांता हॉस्पिटल पटना में इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जन हूँ। इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी वह डिपार्टमेंट है जो कि ब्रेन के बीमारियों का इलाज वायर्स और कैथेटर्स के थ्रू करती है। इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी को इंटरवेंशन न्यूरोरेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल न्यूरो सर्जरी भी कहा जाता है, एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी भी कहा जाता है। सो इसमें होता है ऐसा है कि जो भी ब्रेन में बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे किसी के खून की नलियों में गुब्बारा जैसा बन जाना, या फिर किसी के आर्टरीज और वेन में ब्रेन में आर्टरीज और वेन के बीच में abnormal कनेक्शन हो जाना। तो उन सब चीज़ों में हम वायर्स और कैथेटर्स ले जाके, जो कि नसों के रास्ते जाती हैं, उनका इलाज करते हैं। इसमें जो ओपन सर्जरी होती है उससे लोग बच जाते हैं। यह आप एंजियो कार्डियोलॉजी में जैसे एंजियोप्लास्टी होती है, जो कि बाईपास सर्जरी के बचते हैं लोग, उससे बाईपास सर्जरी कम कराते हैं क्योंकि आजकल एंजियोप्लास्टी ज़्यादा हो गई। वैसे ही ये सिस्टम है। इसमें हम वायर्स और कैथेटर्स के थ्रू ब्रेन के बीमारियों का इलाज करते हैं। इसमें कितने तरह की बीमारियां होती हैं सर? इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी में मोस्टली ब्लड वेसल्स की बीमारियां होती हैं। ब्रेन ब्रेन एनेरिज्म, ब्रेन एवियम, ब्रेन एवी फिस्टुला, स्पाइनल कॉर्ड में एवी फिस्टुला, या फिर जैसे किसी को लकवा मार दिया हो तो, और वो हमारे पास जल्दी आ जाए तो हम लकवे में जो अगर कोई नस ब्लॉक है तो उसको खोल सकते हैं। उसके अलावा किसी की नस सूख गई हो या पिचक गई हो जिसके कारण से उसको लकवा हो रहा है, तो उसे हम खोल सकते हैं। तो मोस्टली ब्लड वेसल्स के ही इलाज होते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। सर आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। ये जो इलाज है कितने टाइम में पॉसिबल हो सकता है? अगर जो लकवा का इलाज है, हाँ। तो अगर किसी के ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई है, हम्म। तो अगर वह हॉस्पिटल में 4.5 घंटे के अंदर आता है तो हम दवा देते हैं जिससे कि वो ब्लॉक खुल सकता है। कई बार वो बड़ा ब्लॉक होता है तो दवाइयों से भी नहीं खुलता है, या फिर पेशेंट 4.5 घंटे के बाद 24 घंटे के अंदर आए हॉस्पिटल तो हम उन्हें इंटरवेंशन करके खोल सकते हैं। इसमें हम पेशेंट को डायरेक्टली कैथ लैब में ले जाते हैं, एंड स्पेशलाइज्ड वायर्स एंड कैथेटर्स आते हैं, स्टेंट आते हैं, जिनके थ्रू हम उस क्लॉट को बाहर निकालते हैं। इससे पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। कई पेशेंट्स लकवा मारने से पहले जैसे थे वैसे ही इम्प्रूव हो जाते हैं। इसमें मगर टाइम का इम्पोर्टेंट रोल है। टाइम इज़ ब्रेन कहते हैं। हर क्षण, हर मिनट 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। तो जितनी जल्दी करें उतना फ़ायदा। इस सर्जरी से कितना जल्दी रिकवर हो पाएगा? देखिए, जो स्ट्रोक के लिए जो करते हैं तो उसमें ऐसा है कि आप जितनी जल्दी आओ उतनी अच्छी रिकवरी। अगर आप बहुत जल्दी आ गए तो कई बार तो पेशेंट्स की पूरी रिकवरी हो जाती है, उन्हें कोई पता ही नहीं चलता कि उन्हें लकवा मारा था। मगर अगर आप थोड़ी देर बाद आओगे, थोड़ा टाइम डिले हो रहा है, देन वी हैव डन आपके लिए थ्रोम्बेक्टमी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर। देन हो सकता है कि कुछ कमजोरी दिखे शुरुआत के दिनों में, बट धीरे धीरे करके वो कमजोरियाँ भी अधिकतर केसेस में चली जाती हैं। कोई ऐसा केस, यूनिक केस जो अभी तक आपने किया इस बीमारी से? जो स्ट्रोक की बीमारियां हैं उसके तो सारे केसेस यूनिक ही होते हैं, एंड वो हम रेगुलर करते रहते हैं। उसके अलावा एक जो केसेस कम होते हैं उनमें एक एवीएम का केस है, जो कि आर्टरी और वेन के गुच्छे बनने के कारण होता है। तो यह एक यंग पेशेंट थे 35 ईयर्स के, जिनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई थी जिससे कि उनके लेफ्ट साइड का मूवमेंट बंद हो गया था। तो वो हमारे पास आए तो पहले उनकी सर्जरी की गई ताकि उनकी जान बच जाए। फिर हमने जब स्कैन किया तो हमें उनके ब्रेन में एवीएम दिखाई दिया। उसका फिर हमने उन्हें तार और जो भी अपने कैथेटर्स हैं, स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स, उसे ले जाके जो आर्टरी और वेन के कनेक्शन थे उसको एबनॉर्मल कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया। पेशेंट की फिर 2 दिन बाद छुट्टी करके घर भेज दिया गया उन्हें। कोई ऐसा कुछ होता है जैसे कि एज सीमा, कौन से लोग को कैसे, मतलब कि एज सीमा कुछ इसमें निर्धारण कर देगा कि मतलब कि स्टॉक आउट स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक पे स्पेसिफिकली किन लोगों को ज्यादा खतरा अगर हम स्ट्रोक पे स्पेसिफिकली फोकस करें तो स्ट्रोक आमतौर पे ओल्ड एज पे, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको ज़्यादा खतरा होता है। उसके अलावा
यंग लोगों में भी स्ट्रोक पाया जाता है। एक चीज़ जो स्ट्रोक से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी होती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण कई सारे यंग लोगों में भी स्ट्रोक पाया जाता है। इवन 25 ईयर्स 30 ईयर्स के भी लोग आते हैं जिनको स्ट्रोक हुआ है। अगर किसी के खून में ही ऐसी बीमारी के खून का थक्का बनता है तो उसमें भी स्ट्रोक हो सकता है, बट वो इन सब चीज़ों के से रेयर है। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं ताकि हमें स्ट्रोक ना हो। अमूमन देखा गया है सर ठंड को चढ़ते या फिर उतरते लोगों को पैरालिसिस या फिर खतरा ज़्यादा रहता है सर, तो किस तरह से देखा जाए? सो जो ठंड में पैरालिसिस होती है वो ठंड के कारण एग्जैक्टली नहीं बोला जाता है। उसमें बोला जाता है कि जब ठंड होती है तो लोग पानी पीना कम कर देते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं, तो उससे बॉडी में ब्लड विस्कोसिटी बढ़ती है एंड उससे थक्का बनने का ज़्यादा चांस होता है। या फिर अचानक से आप जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें बीपी भी फ्लक्चुएट करता है तो उसमें भी ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। तो एग्जैक्टली ठंड उसका कारण नहीं होता है। ये पानी कम पीना ठंड के मौसम में या फिर चलना फिरना कम करना, इन सब से स्ट्रोक होते हैं। इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है ठंड का, बट ठंड में ज़्यादा पाया जाता जेनेटिक भी इसका रिलेशन होता है मतलब किसी के माता पिता या किसी के पूर्वज को ऐसा कुछ रहता है आने वाली पीढ़ी है। जेनेटिक्स ब्रेन एनेरिज्म में जेनेटिक्स के रोल है, ब्रेन एनेरिज्म में जेनेटिक्स के रोल हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि जिनके माता पिता या फिर पूर्वजों में किसी को नहीं हुआ उन्हें ब्रेन एनेरिज्म नहीं हो सकता। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हाइपरटेंशन, बीपी। और बीपी है तो एनेरिज्म हो सकता है, बीपी नहीं है तो भी हो सकता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बीपी है। उनको क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? बीपी की दवा खाइए, कंट्रोल में रखिए। अगर आपको बीपी है तो एक्सरसाइज करिए, दिन में 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, कम से कम 20 मिनट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है सर कि हमारे बिहार में गरीब वर्ग के लोग बहुत हैं, तो उनके लिए अगर वो मेदांता हॉस्पिटल में आते हैं ये इलाज कराने के लिए, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी मेदांता हॉस्पिटल से? अगर आपको कुछ पता होगा तो देखिए, मेदांता हॉस्पिटल या कोई भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल हो, तो सारे हॉस्पिटल में स्ट्रोक के लिए प्रोग्राम होते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में समय पर पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये सारे ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं एंड फिर उनका इलाज किया जाता है। अगर आप 3.5 घंटे के अंदर आ गए तो हम आपको थ्रोम्बोलाइज मतलब कि दवा दे के क्लॉट खोल सकते हैं, और उससे नहीं हुआ तो फिर हम आपको बता सकते हैं कि हाँ, इन पेशेंट में पॉसिबिलिटी है कि हम खून के नलियों के द्वारा जाकर क्लॉट जो है उसे हटा सकें। तो ये सारी सुविधाएं मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इवन टर्शरी हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो बिहार में जैसे जैसे टर्शरी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी है। थैंक यू सो मच सर थैंक आपका समय देने के लिए। यू, धन्यवाद।